आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 21 की। कल तक हम आपको बताए थे ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने आपको यही ना बतलाया था कि परासरण दाब जो है, परासरण दाब के बारे में मैंने ये बताया था कि परासरण की प्रक्रिया में घोल पर डाले गए वह दाब जो घोलक के और अणुओं को शुद्ध घोलक के तरफ से घोल के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा आने से रोकते हैं, वे परासरण दाब कहलाते हैं, है ना। फिर बताए थे परासरण दाब का प्रदर्शन। परासरण दाब का प्रदर्शन में हम आपको बतलाया था ना कि परासरण दाब को प्रदर्शित करने के लिए हम बड़े आकार के एक बर्तन का प्रयोग किए थे, एक बीकर का प्रयोग किए थे, जिसे अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा दो भागों में बांट दिए थे। अब एक भाग में शुद्ध घोलक लिए थे और दूसरे भाग में घोल लिए थे और दोनों भागों में एक एक फ्रिक्शनलेस वाटर टाइट पिस्टन लगा दिए थे, यानी जल रोकने वाला घर्षण रहित पिस्टन लगा दिए थे। और कुछ समय बाद हम जब अवलोकन कर रहे थे तो ये पाए थे कि घोलक के अणु शुद्ध घोलक वाले कंपार्टमेंट के तरफ से घोल वाले कंपार्टमेंट के तरफ अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने लगते हैं। इस तरह घोल के तरफ जो लगे पिस्टन है वो ऊपर के तरफ गति करने लगता है ना। इसी पिस्टन को ऊपर की तरफ गति करने से रोकने के लिए हम इस पिस्टन पर बाहर से कुछ दाब डालते हैं। तो इस समय डाला गया वह दाब उतना ही दाब जो पिस्टन को ऊपर की तरफ गति करने से रोकता है, वह परासरण दाब को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता रखा था। आज बात कर रहे हैं कि परासरण दाब एक अनुशंख गुण है, इसके बारे में। अभी तक तो मैंने केवल परासरण दाब का डिफिनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन बताया, ये नहीं बताया कि परासरण दाब एक अनुशंख गुण है। तो आखिर ये अनुशंख गुण कैसे है? तो लेक्चर में हो गया टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका हिंदी हो गया परासरण दाब एक अनुशंख गुण के रूप में। लिख लिए परासरण दाब, थोड़ा सा अल्फन, एक अनुशंख गुण के रूप में। परासरण दाब एक अनुशंख गुण के रूप में। तो ये रहा, कहेंगे टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर। टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर वाज फर्स्टली यूज्ड। टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर वाज फर्स्टली यूज्ड बाय वांट ऑफ इन 1887। अकॉर्डिंग टू हिम, थोड़ा सा हटन, for dilute ideal
For dilute ideal solution, osmotic pressure ब्रैकेट में पाई becomes H, that is पाई बराबर CRT, है ना, पाई बराबर CRT। here C बराबर मोलर concentration of solution। here C बराबर मोलर concentration of solution, R बराबर गैस कांस्टेंट, है ना, जिनके मान होते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। T बराबर, T है कैपिटल T बराबर टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, that is डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, है ना। ध्यान रखिए बोर्ड पे, पहले हिंदी करते उसके बाद समझा देते हैं। हिंदी हो गया पारासारण दाब, थोड़ा सहायक एक आनुषंग गुण के रूप में। इसमें यह कहा पारासारण दाब के, इसमें पारासारण दाब शब्द का सबसे पहले प्रयोग, पारासारण दाब शब्द का सबसे पहले प्रयोग बांट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में किए। पारासारण दाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाटॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1887 ईस्वी में किए, फुल स्टॉप। इनके अनुसार थोड़ा सा करने के लिखे, तनु आदर्श बिलियन के लिए पारासारण दाब, तनु आदर्श बिलियन के लिए पारासारण दाब ब्रैकेट में पाई, पारासारण दाब ब्रैकेट में पाई इस प्रकार होते हैं, हाथ देके छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए, दैट इज पाई बराबर CRT, लिख लिए, पाई बराबर CRT, हिंदी अंग्रेजी कॉमन है। यहाँ हाथ देके छोड़िए, C बराबर घोल की मोलर सांद्रता है, यहाँ ये C बराबर घोल की मोलर सांद्रता है। नीचे R बराबर गैस अस्थिरांक है, R बराबर गैस अस्थिरांक है। ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख देंगे, हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। T बराबर केल्विन पैमाने पर तापक्रम, T बराबर केल्विन पैमाने पर तापक्रम, अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, लिख लिए, ठीक। यानी मैंने ये कहा कि वाटॉफ के अनुसार, वाटॉफ के 1887 के कंसेप्ट के अनुसार एक
तनु यानी एक पतले आदर्श विलयन के लिए परासरण दाब यानी पाई का मान है C इंटू यानी C गुने R गुने T के यानी C इंटू R इंटू T के वैल्यू के बराबर होते हैं, जहाँ C ये R और T इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें हम आपको आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। फिलहाल ये बताया कि भांटोफ नामक वैज्ञानिक के 1887 के सिद्धांत के अनुसार तन आदर्श विलयन, तन मीन्स पतला यानी एक ऐसा विलयन जिसमें सॉलिड की मात्रा थोड़ा कम है, तो पतले आदर्श विलयन के लिए परासरण दाब यानी पाई इस प्रकार व्यक्त होते हैं, दैट इज पाई बराबर CRT, है ना। तो इतना ही उस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जिसमें ये कहा जाए कि परासरण दाब एक अनुसंख्य गुण है, उससे आप क्या समझते हैं। अब इसी में आगे कुछ पॉइंट बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहेंगे फॉर ए सॉल्यूशन कॉमा at a given temperature, TMP मतलब टेम्परेचर हो गया, for a solution at a given temperature both R and T becomes constant. R and T becomes constant. So पाई समानुपाती C वन जी। जैसे हमने कहा जब T तो आप फिक्स कर दिए हैं, तो R तो कांस्टेंट है ही, तो R और T दोनों जब कांस्टेंट हुआ तो पाई समानुपाती C रह गए। अगर समानुपाती हटाइएगा तो उसके जगह पर R और T आ जाएंगे, तब पाई बराबर CRT हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं, कहेंगे 10 we can say ये osmotic pressure, we can say osmotic pressure of a solution becomes directly proportional, osmotic pressure of a solution becomes directly proportional to molar concentration, directly proportional to molar concentration of that solution at given temperature, पैरा चेंज करके ये लिखा, it means value of osmotic pressure, depends upon molar concentration of solution. So it becomes a colligative परोपकारी। स्पष्ट है? यानी मैंने ये कहा, पहले हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझा देंगे इसे हम। लिखिए, 1 बिलियन के लिए
1 बिलियन के लिए स्टार का चिन्ह देकर के 1 बिलियन के लिए दिए गए तापक्रम पर 1 बिलियन के लिए दिए गए तापक्रम पर R एवं T 1 बिलियन के लिए दिए गए तापक्रम पर R एवं T दोनों के मान नियत होते हैं। 1 बिलियन के लिए दिए गए तापक्रम पर R एवं T दोनों के मान नियत होते हैं। फुल स्टॉप। पारचिन्ह अतः पाई समानुपाती C, अतः पाई समानुपाती C, इसको घेर देंगे इस तरीके से। पारचिन्ह क्या लिखेंगे? इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। दिए गए तापक्रम पर दिए गए तापक्रम पर दिए गए तापक्रम पर 1 बिलियन के पारासारण दाब का मान दिए गए तापक्रम पर 1 बिलियन के पारासारण दाब का मान इनके मोलर सांद्रता के समानुपाती होते हैं। इनके मोलर सांद्रता के समानुपाती होते हैं। फुल स्टॉप। पारचिन्ह क्या लिखेगा? इनका अर्थ यह हुआ कि पारासारण दाब का मान इनका अर्थ यह हुआ कि पारासारण दाब का मान घोल के मोलर सांद्रता पर निर्भर करते हैं। इनका अर्थ यह हुआ कि पारासारण दाब का मान घोल के मोलर सांद्रता पर निर्भर करते हैं। फुल स्टॉप। अतः यह एक आनुषंग गुण होते हैं। अतः यह एक आनुषंग गुण होते हैं। अतः यह एक आनुषंग गुण होते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कीजिए। यानी मैंने ये कहा, समझ लीजिए, आपने पढ़ा कि पाई बराबर CRT है। R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट बना दिया, एक निश्चित तापक्रम दे दिए तो तापक्रम कांस्टेंट हो गया। तो R और T जब दोनों कांस्टेंट हो गया तो पाई समानुपाती C लिख सकते हैं। तब समानुपाती हटाइएगा तो R और T, R इंटू T एक कांस्टेंट टर्म का प्रयोग कर पाएंगे तो पाई बराबर हो जाएगा CRT। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि 1 बिलियन के लिए दिए गए तापक्रम पर ये जो पारासारण दाब है वो अपने मोलर सांद्रता के समानुपाती होते हैं। यानी कि पारासारण दाब का मान घोल के मोलर सांद्रता पर निर्भर करते हैं। और आप ये जानते हैं कि घोल के वैसे सभी गुण जिनका मान घोल के मोलर सांद्रता पर निर्भर करते हैं वह एक आनुषंग गुण होते हैं। चूंकि पारासारण दाब का मान भी घोल के मोलर सांद्रता पर निर्भर किया, अतः यह भी एक आनुषंग गुण हुए। ठीक, ये उस क्वेश्चन का आंसर हुआ जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप साबित करें कि पारासारण दाब एक आनुषंग गुण है। तो आप यही ना कहेंगे कि पारासारण दाब एक आनुषंग गुण है क्योंकि पारासारण दाब का मान घोल के मोलर सांद्रता पर निर्भर करते हैं, जो घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या से संबंधित होते हैं, न कि उनके प्रकृति से। इस तरह पारासारण दाब एक आनुषंग गुण है। ये एग्जाम के लिए नहीं, मतलब कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।
कि आप कैसे कहेंगे कि परासारण दाब एक अनुसंध गुण है, तो आप ऐसा आंसर लिखिएगा। कहिए चूंकि भांटॉफ 1887 के अनुसार 1 बिलियन के लिए परासारण दाब पाई बराबर CRT होते हैं। फिर लिखिएगा कि दिए गए तापक्रम पर R एवं T दोनों का मान नियत होते हैं, अतः पाई समानुपाती से इस तरह हम पाते हैं कि दिए गए तापक्रम पर 1 बिलियन के लिए परासारण दाब का मान घोल के मोलर सांद्रता पर निर्भर करते हैं, अतः यह एक अनुसंध गुण हुए। समाप्त हो गया। अब इसी में एक टॉपिक चेंज करके बता रहा हूं मैं आपको, देखिए होता काफी टॉप पॉइंट है, ये एग्जाम से मतलब भी रहेगा। ये है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया IMP, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग पड़ गया determination of molecular mass of non-volatile solid. Determination of molecular mass of non-volatile solid from osmotic pressure. Determination of molecular mass of non-volatile solid from osmotic pressure. इसका हिंदी हो गया परासारण दाब से अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। परासारण दाब से अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। इसमें कोई विशेष लैंग्वेज नहीं है, बस कैलकुलेशन है। देखते हैं निर्धारण कर रहा कि परासारण दाब से अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। तो इसमें मैं यूं कर रहा हूं, ध्यान से रखिए बोर्ड पर। कहेंगे सेंस according to according to want of 1887 क्या था, पाई, यानी according to want of 1887 ये रहा osmotic प्रेशर पाई बराबर CRT, है ना जी। तो अब इसमें यूं कर रहे हैं कि हेयर C बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, that is number of mole of solid dissolved in per liter volume of solution। यानी मैंने कहा C बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं कि सो C बराबर N/V, ये N जो हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, या NB भी मान सकते हैं, अपनी इच्छा है। अगर NB मन है तो NB ये मान लीजिए, क्योंकि आप शुरू से ही सॉलिड को भी मानते आ रहे हैं। तब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, और ये हो गया
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1g। तो आप लिख सकते हो ना कि या कहेंगे 10 इस तरह 10 पाई बराबर इस तरह पाई बराबर क्या हो गया, यानी c के जगह पर हो गया NB/VRT 1g NB/VRT। अब इसमें ये कहेंगे कि सेंस, देखिए बोल कहेंगे सेंस यानी NB बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बराबर गिवन मास ऑफ सॉलिड दैट इज WB बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड दैट इज MB, है ना। गिवन मास ऑफ सॉलिड बटे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, तो आप लिख सकते हैं पाई बराबर WB बटे MB RT बटे V, और ये आप लिख सकते हो होगा, और पाई बराबर WB RT बटे MB into V, MB into V वही हो गया। तो और लिखेंगे लिखेगा जगह नहीं है इसलिए यहीं पर लिख देना, लिख सकते हैं और MB बराबर क्या होगा WBRT बटे पाई इंटू V, WBRT बटे पाई इंटू V कहेंगे it is molecular mass of non-volatile solid। हो गया क्या? ध्यान से देखिए बोर्ड पर, समझ में जरूर आएगी, कोई परेशानी एकदम नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा होगा। यानी हमने कहा कि पारासारण दाब से अवाष्पशील घुल के इसका पारासारण दाब से अवाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण। इसके बाद इधर गए हैं ये, तो यानी पारासारण दाब से अवाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण। तो हिंदी हो गया चूंकि वांट ऑफ चूंकि वांट ऑफ ब्रैकेट में 1887 के अनुसार, चूंकि वांट ऑफ ब्रैकेट में 1887 ब्रैकेट के बाहर के अनुसार, ये हो गया पारासारण दाब पाई बराबर CRT, पारासारण दाब पाई बराबर CRT। नीचे रहा, यहाँ हाइफन दिया हुआ है, यहाँ C बराबर घोल की मोलर सांद्रता, यहाँ C बराबर घोल की मोलर सांद्रता है, यहाँ C बराबर घोल की मोलर सांद्रता है, अर्थात
प्रति एकांक लीटर घोल में, अर्थात प्रति एकांक लीटर घोल में घोलनशील घुल के, अर्थात प्रति एकांक लीटर घोल में घोलनशील घुल के मोल की संख्या है, अर्थात प्रति एकांक लीटर घोल में घोलनशील घुल के मोल की संख्या है। फुल स्टॉप। चेंज। अतः C बराबर, ये C कंसंट्रेशन, अतः C बराबर NB/V, अतः C बराबर NB/V लिख लिए। NB के सामने लिखा हुआ है घुल के मोल की संख्या, घुल के मोल की संख्या। V के सामने लिखा हुआ है घोल का आयतन लीटर में, घोल का आयतन लीटर में लिख लिए। नीचे लिखना है इस तरह पाई बराबर, इस तरह पाई बराबर C के जगह पर क्या हो गया NB/V, तो NB/V RT के जगह पर RT रह गया, है ना। उसमें लिखिए चूंकि NB अर्थात घुल के मोल की संख्या, चूंकि NB अर्थात घुल के मोल की संख्या, चूंकि NB अर्थात घुल के मोल की संख्या बराबर ये लिखा हुआ घुल के दिए गए भार, घुल के दिए गए भार अर्थात WB, घुल के दिए गए भार अर्थात WB बटे घुल के आणविक भार अर्थात MB, बटे घुल के आणविक भार अर्थात MB लिख लिए। तो नीचे लिखे अतः पाई बराबर NB के जगह पर क्या गया WB/MB गया ना जी, तो WB/MB गुने RT बटे B रह गया। अब पाई बराबर WB तो है ही, आई बटा MB था तो नीचे आ गया MB और ऊपर में रह गया RT और नीचे पहले से था B, तो गुना भी तिरछा गुना किए तो MB बराबर आ गया WB RT बटे पाई गुने V। ठीक, ये कैलकुलेशन है। ये तो मोलरिटी तो आप बहुत जमाना से पढ़ रहे हैं कि मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी बराबर प्रति एकांक लीटर घोल में घुलनशील घुल के अणुओं की संख्या। तो MB बराबर ले आए, यहाँ पर खाली लिख देना है यह अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान है, यह अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान है, यह अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान है लिख लिए। ठीक, अब खाली इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, क्लोजिंग पॉइंट वही होगा, देखिएगा। ऑब्जेक्टिव केवल कर रहे हैं, एक क्वेश्चन देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा। यानी ये पैटर्न रहा एग्जाम के लिए, पैटर्न फॉर एग्जाम, है ना। एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये रहा, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑल्सो determine molecular mass of non-volatile solid, also determine molecular mass of non-volatile solid from it। यही क्वेश्चन रहा। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर
also determine molecular mass of non-volatile solid from it। इसका हिंदी हो गया परासरण दाब को परिभाषित करें। इसका हिंदी हो गया परासरण दाब को परिभाषित करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। इनसे अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान भी निर्धारित करें। परासरण दाब को परिभाषित करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। इनसे अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान भी निर्धारित करें। इनसे अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान भी निर्धारित करें। लिख लिए? ठीक। अब केवल एक ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव वाले केवल ऑब्जेक्टिव के लिए मान लें। देखिए, ऑब्जेक्टिव में हम आपको क्वेश्चन करके नहीं दे रहे, कंसेप्ट बना देते हैं। अगर कंसेप्ट बढ़िया रहेगा ना तो कोई भी ऑब्जेक्टिव का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। और अगर हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके लिखाएंगे ना तो केवल उसी क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे जो क्वेश्चन आपको लिखाया हुआ रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, वैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अतः आप कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट रहेगा तो बहुत आसानी से आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। तो कंसेप्ट के लिए ये रहा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट कॉमन colligative। Osmotic pressure is most common colligative property for measuring, मापने के लिए, for measuring molecular mass of, for measuring molecular mass of non-volatile solid particularly for proteins, comma biomolecules, comma polymers and other macromolecules, full stop, because osmotic pressure is determined at room temperature and in its determination molarity is used in place of molality। ठीक, in place of molality परिचय में लिखना है। It is mind that osmotic pressure
osmotic pressure method is most common for determining most common method. Osmotic pressure method is most common method for determining molecular mass. Osmotic pressure method is most common for determining molecular mass. Most common for determining molecular mass of biomolecules of which becomes less stable at high temperature, and for those polymers of which becomes less soluble in solvent. तो इसमें ये रह गया, पहले जो इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन कर देते हैं. Osmotic pressure is most common colligative property for measuring molecular mass of ये biomolecules, polymer and other macromolecules. इतना जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी BBI है और OBJ ऑब्जेक्टिव है. यानी ध्यान से समझिए, पहले इसका हिंदी करते हैं, उसका समझा देते हैं. हिंदी पर लिख दीजिए. पारासारण दाब अवाष्पशील घुल खासकर पारासारण दाब अवाष्पशील घुल खासकर प्रोटीन्स, जैव अणुओं, बहुलकों एवं दूसरे बृहद अणुओं के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण का सबसे प्रचलित अनुसंख गुण है. आणविक द्रव्यमान के निर्धारण का सबसे प्रचलित अनुसंख गुण है. फुल स्टॉप. क्योंकि पारासारण दाब का निर्धारण कमरे के तापक्रम पर किए जाते हैं. एवं इनके निर्धारण में मोललता के स्थान पर
एवं इनके निर्धारण में मोलरता के स्थान पर मोलरता का प्रयोग करते हैं। मोलरता का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान रखना है कि यह ध्यान रखना है कि परासरण दाब विधि यह ध्यान रखना है कि परासरण दाब विधि यह ध्यान रखना है कि परासरण दाब विधि जैव अणुओं के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण की जैव अणुओं के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण की अच्छी विधि है। आणविक द्रव्यमान के निर्धारण की सबसे अच्छी विधि है। क्योंकि ये उच्च तापक्रम पर कम अस्थायी होते हैं। क्योंकि ये उच्च तापक्रम पर कम अस्थायी होते हैं। इसके साथ ही यह वैसे बहुलक के लिए भी उपयोगी होते हैं। इसके साथ ही यह वैसे बहुलक के लिए भी उपयोगी होते हैं जो घोलक में कम घुलनशील होते हैं। जो घोलक में कम घुलनशील होते हैं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। खाली एक बार समझा देते हैं, बस लास्ट एक बार होगा। यानी मैंने ये कहा कि परासरण दाब जो है प्रोटीन, जैव अणु, बहुलक, ये सबके आणविक निर्धारण का सभी अनुसंक गुणों में सबसे टॉप अनुसंक गुण है। यानी प्रोटीन, जैव अणु, बहुलक एवं दूसरे बड़े बड़े अणुओं के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण की परासरण दाब विधि सबसे टॉप विधि है। क्योंकि इनका निर्धारण कमरे के तापक्रम पर किया जाता है। अतः आपको न तो टेम्परेचर कम करना पड़ता है, न ही बढ़ाना पड़ता है। यानी प्रयोगशाला की मदद नहीं लेना पड़ता है और आप कमरे के तापक्रम पर इसे निर्धारित कर पाते हैं। इसके अलावे इसके निर्धारण में मोलरता का नहीं, मोलरता का प्रयोग करते हैं। जबकि आप पढ़े थे वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, सब में मोलरता का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें मोलरता का प्रयोग हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि मोलरता का प्रयोग हो रहा है तो उसका क्या फायदा इसको मिल रहा है? तो मोलरता का प्रयोग का फायदा यही मिल रहा है कि देखिए, मोलरता का मतलब क्या होता है कि 1000 ग्राम घोलक में घुलनशील घुल के अणुओं की संख्या, यानी मोलरता में, यानी घुल को ज्यादा घोलक में घुलना पड़ता है। यानी मोलरता में घुल को ज्यादा मात्रा में घुलना पड़ता है। जबकि मोलरिटी में क्या है कि मोलरिटी में है कि 1000 मिलीलीटर घोल में घोलक भी है और घुल भी है। इसका मतलब घुल को 1000 से कम ही मात्रा घोलक में न घुलना पड़ता है। यानी मोलरता में घुल को कम घुलना पड़ता है। तो ऐसे समझिए कि जो पॉलीमर हैं वो घोलक में कम घुलते हैं, तो उनके लिए मोलरता वाला विधि ज़्यादा टॉप में होगा, क्योंकि मोलरता में घुल को कम घुलना पड़ता है। अरे मोलरता में क्या है कि 1000 मिलीलीटर घोल में
घुलनशील घुल के मोल की संख्या, यानी 1000 मिलीलीटर घोल में घुल भी है और घोलक भी है, तो घोलक 1000 से कम ही ना हुआ। और इसमें क्या है 1000 ग्राम, यानी 1000 मिलीलीटर घोलक अकेले है इसमें, है ना। अगर घोलक के रूप में पानी रहे तो 1000 मिलीलीटर होगा ना, कि 1000 मिलीलीटर यानी 1000 ग्राम घोलक अकेले है ना। तो मोलरता में घुल को कम घुलना पड़ता है, फलतः बहुलक जो यानी घोलक में कम घुलनशील होते हैं उनके लिए परासरण दाब एक टॉप विधि बन जाते हैं। ठीक, फिर मैंने ये भी कहा कि परासरण दाब जो है जैव अणुओं के आणविक भार के निर्धारण का भी टॉप विधि है, क्योंकि जैव अणु जो है उच्च तापक्रम पर कम अस्थायी होते हैं, है ना। चूंकि परासरण दाब का निर्धारण कमरे के तापक्रम पर किया जा रहा है ना। इसका मतलब ये जैव अणुओं के लिए भी सूटेबल है ना। और वैसे बहुलकों के लिए भी उपयोगी है जो घोलक में कम घुलते हैं, क्योंकि जब मोलरिटी का प्रयोग हो रहा है तो घुल को यानी पॉलीमर को कम घुलना पड़ रहा है, और बाकी सब में मोलरिटी का प्रयोग होता था तब घुल को ज्यादा घुलना पड़ता था। चूंकि पॉलीमर घोलक में कम घुलता है अतः उसके लिए मोलरिटी ज्यादा फेमस बन जाता है। तो फाइनली आप ये ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए, 12th के एग्जाम के लिए, कि परासरण दाब जो है प्रोटीन जैव अणुओं, प्रोटीन भी जैव अणु है, प्रोटीन जैव अणुओं, बहुलक और भी बड़े बड़े अणुओं के आणविक द्रव्यमान के निर्धारण का सबसे प्रचलित विधि है, क्योंकि इनका निर्धारण कमरे के तापक्रम पर होते हैं और ये जो है यानी इसमें मोलरता का नहीं मोलरता का प्रयोग होता है। फिर इसमें मैंने ये बोला कि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जैव अणु के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैव अणु उच्च तापक्रम पर कम अस्थायी होते हैं। चूंकि परासरण दाब कमरे के तापक्रम पर निर्धारित होता है अतः जैव अणु के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा वैसे बहुलकों के लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है जो घोलक में कम मात्रा में घुलनशील होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल कुछ अलग टर्म सम परासरी, अति परासरी, अल्प परासरी, यानी कल कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म की बात होगी। आज ऑस्मोटिक का प्रेशर और उनसे संबंधित टॉपिक और जनरल जो था वो समाप्त हो गए। कल केवल ऑब्जेक्टिव के लिए छोटा छोटा टर्म रहेगा। बस आज के लिए इतना ही।